हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्या अकेडमी। आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दर्शन शास्त्र विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं हम दर्शन शास्त्र में आज जिस दार्शनिक पर चर्चा करेंगे वो है लाइबनिज। लाइबनिज का दर्शन है चिदणुवाद या मोनोडोलॉजी। तो देखते हैं लाइबनिज एक बुद्धिवादी दार्शनिक है। जैसे कि हमने देखा था कि दर्शन शास्त्र के सिलेबस में हमारे पास इसे 4 भागों में हमने बांटा था। पहला था आपका भारतीय दर्शन, दूसरा था पाश्चात्य दर्शन, तीसरा था आपका एथिक्स या नीति शास्त्र और चौथा था भारतीय चिंतन। तो पाश्चात्य दर्शन में हमने देखा था कि पाश्चात्य दर्शन में इसके भी हमारे पास 3 पार्ट थे हमारे पास। पहला था आपका प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक, दूसरा था आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक और तीसरा था कंटेम्पररी या फिर समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी वो है हमारे आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक। तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में फिर से हमने इसको 2 भागों में बांटा था। एक थे आपके बुद्धिवादी और एक थे आपके अनुभववादी। तो ये जो दार्शनिक हैं ये आपके बुद्धिवादी दार्शनिक हैं और बुद्धिवादियों में 3 नाम आते हैं। पहला है देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज। तो इसके पहले हमने देकार्त और स्पिनोजा का दर्शन देखा था, क्लियर है। तो आज हम देखते हैं कि इसका दर्शन हम लाइबनिज का दर्शन। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि लाइबनिज के दर्शन का नाम है चिदणुवाद या फिर मोनोडोलॉजी, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इनका दर्शन था क्या, इनके दर्शन का पृष्ठभूमि या फिर प्रारंभ कैसे होता है। तो जैसे कि लाइबनिज एक भौतिकविद है, तो यदि लाइबनिज एक भौतिकविद हैं तो इन्हें भौतिकी और गणित इनके नियमों की इनके पर्याप्त जानकारी थी और इन्होंने इन नियमों का अपने दर्शन में भी भरपूर प्रयोग किया है। तो लाइबनिज का मानना था कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम, मतलब संसार की प्रत्येक वस्तुएं, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं? एटम से मिलकर बनी हुई हैं, क्लियर है। ये इनका मानना था किसका? लाइबनिज का, कि संसार के प्रत्येक पदार्थ जो मिलकर बने हुए हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? वो अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि हमने देखा है कि देकार्त और स्पिनोजा ने अपने दर्शन दिए। इनके दर्शनों में, देकार्त और स्पिनोजा के दर्शन में केवल एकता की व्याख्या की गई, कहीं पर भी डायवर्सिटी या फिर विविधता की व्याख्या नहीं की गई थी। तो लाइबनिज के दर्शन में हमें वही विविधता की व्याख्या की जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या था? स्पिनोजा का लक्ष्य था एकता की व्याख्या करना, तो वहीं लाइबनिज का लक्ष्य है विविधता की व्याख्या करना। तो देखते हैं लाइबनिज अपने दर्शन में किस प्रकार से विविधता की व्याख्या करते हैं और अपने दर्शन में किन टूल्स का प्रयोग करते हैं इनकी व्याख्या करने के लिए, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले देखिए, यहां पर लाइबनिज स्पिनोजा के दर्शन की आलोचना भी करते हैं। उनका मानना है कि स्पिनोजा कोई दार्शनिक नहीं है, उन्होंने कोई स्वतंत्र दर्शन अपना प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने केवल देकार्त के बताए हुए विधियों को केवल क्या किया है? अपने शब्दों में उन्होंने व्याख्या की है। तो उनका कोई स्वतंत्र दर्शन नहीं है, ऐसा मानना है किसका? लाइबनिज का। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार आपने देखा था कि स्पिनोजा का कहना था कि जो द्रव्य है, इसी द्रव्य को स्पिनोजा ईश्वर भी मानते हैं और इसे ही क्या कहते हैं? ये प्रकृति भी कहते हैं। स्पिनोजा ने द्रव्य को क्या माना था? सब्सटेंस को क्या माना था? ईश्वर माना था और उसे ही क्या माना था? प्रकृति भी माना था, क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, और उनका मानना था कि जो द्रव्य है या फिर जो ईश्वर है ये अपने अनुसार कार्य करती है। तो स्पिनोजा के दर्शन को मैं थोड़ा यहां पर बताना चाहूंगा कि स्पिनोजा ने अपने दर्शन में ये बताया था कि द्रव्य जो है वो क्या है? ईश्वर है। उसी को उन्होंने क्या बोला था? प्रकृति भी कहा था। और उनका कहना ये था कि जो ईश्वर है, ईश्वर अपने अनुरूप क्या करता है? सृष्टि की रचना करता है। लेकिन ये ईश्वर कैसा है? अपने कार्यों के लिए कैसा है? वो स्वतंत्र तो है किंतु क्या नहीं है? वो स्वच्छंद नहीं है, क्लियर है। स्वतंत्र है किंतु स्वच्छंद नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर भी
ईश्वर भी कैसा है, नीति के नियमों का या फिर विधि के नियमों का क्या करता है, ये पालन करता है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिनोजा के दर्शन में क्या था, नियतिवादी है, ऐसा इन पर क्या लगाया गया, आरोप लगाया गया। तो स्पिनोजा ने क्या कहा कि वे नियतिवादी हैं, लेकिन कैसा है उनका नियतिवाद, निराशावाद नहीं है। तो यहीं पर हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, क्योंकि स्पिनोजा को एकता की व्याख्या करनी थी संसार में, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, द्रव्य को क्या मान लिया, इन्होंने स्वयं को मान लिया, क्लियर है, और इसके माध्यम से उन्होंने क्या कर दिया, ठीक एकता की व्याख्या कर दी थी। पर यहाँ पर लाइबनिज इसी द्रव्य को आगे लेकर चलते हैं और बोलते हैं कि संसार में प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो जब ये बोल रहे हैं कि संसार में प्रत्येक पदार्थ एटम से मिलकर बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में इनका मानना है कि ये द्रव्य जो है, ये द्रव्य भी क्या होगा, एटम से मिलकर बना होगा, क्लियर है। और इस द्रव्य का सबसे छोटा, ठीक, या फिर सबसे जो छोटा या फिर रियल पार्ट, इस द्रव्य का सबसे छोटा या फिर रियल पार्ट ये जो होगा वो कौन होगा, वो एक एटम होगा। इस द्रव्य का सबसे छोटा और रियल पार्ट वो जो होगा कौन होगा, वो एटम होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लाइबनिज का कहना है कि जो स्पिनोजा ने इस द्रव्य की बात की थी, वो द्रव्य भी क्या होगा, वो विभिन्न किससे, एटम से मिलकर बना होगा, क्लियर है। और सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो कौन होगा द्रव्य का, वो एटम होगा, और वही क्या होगा, वास्तविक भाग या फिर रियल पार्ट होगा कौन, एटम, द्रव्य का, क्लियर है। और इस द्रव्य की जितनी भी क्या होंगी, क्वालिटीज होंगी, जितनी भी विशेषताएं होंगी, वो सारी विशेषताएं कहां पर होंगी, उस एटम में होंगी। क्योंकि अगर द्रव्य जो है इन एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इन एटम के कारण ही तो क्या बना, द्रव्य बना है, क्लियर है। तो द्रव्य की सारी विशेषताएं कहां पर विद्यमान होंगी, इस एटम में विद्यमान होंगी, क्लियर है। यहां तक किसने बताया, लाइबनिज ने बताया। अब देखिए, तो द्रव्य की सारी क्वालिटी, सारे गुण कहां पर होंगे, एटम में होंगे। अब इन्होंने बताया कि ये जो एटम है, ये जो एटम है, इस एटम के यहां बता रहे हैं ये कि द्रव्य की परमाणु से मिलकर, अणुओं से मिलकर क्या बना, आपका द्रव्य बना है। तो द्रव्य की सारी क्वालिटीज कहां पर होंगी, इस एटम में होंगी। अब इनका कहना यह है कि ये जो एटम है, ये एटम गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। ये एटम गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। ये एटम गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन ये एटम जो होते हैं, ये मात्रात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये एटम मात्रात्मक रूप से क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं। अब देखिए, ये कहने का मतलब क्या है कि जो एटम होते हैं, अब द्रव्य जो है बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो एटम होते हैं, ये गुणात्मक रूप से संसार में जितने भी एटम हैं, ये सारे एटम जो क्या होते हैं, गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु जो है मात्रात्मक रूप से क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं। अब अगर हम गुणात्मक की बात करें, तो इस एटम का गुण क्या है, ये भी देख लेते हैं। इस एटम का गुण लाइबनिज ने बताया कि इस एटम का गुण होता है क्या, चेतना। कि सारे जो एटम होते हैं वो लिविंग नेचर के होते हैं। तो एटम का गुण इन्होंने क्या बताया, चेतना बताया, और कहा कि सारे एटम कैसे होते हैं, उनमें चेतना विद्यमान होती है। और मात्रात्मक रूप से भिन्न, अर्थात कि प्रत्येक एटम में, सारे एटम में चेतना की मात्रा में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। किसी एटम में अधिक चेतना होगी तो किसी एटम में क्या होगी, कम चेतना होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें लाइबनिज के बारे में, तो लाइबनिज के दर्शन में ये बताना चाह रहे हैं कि संसार का जो प्रत्येक पदार्थ है, प्रत्येक वस्तुएं हैं, किससे मिलकर बनी हुई हैं, वो एटम से मिलकर बनी हुई हैं। संसार की प्रत्येक वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई हैं, एटम से मिलकर बनी हुई हैं। और ये जो एटम होते हैं, ये एटम कैसे हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ये जो एटम होते हैं कैसे हैं, वो इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। और उनका कहना ये है कि इस एटम में कैसा है, ये एटम जो होते हैं गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु मात्रात्मक रूप से क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं। तो गुणात्मक रूप से समान होते हैं कहने का मतलब ये है कि एटम का गुण क्या हो गया, यहाँ पर आपका एटम का गुण बता रहे हैं कि चेतना, कि सारे एटम कैसे होते हैं, वो चेतन प्रवृत्ति के होते हैं, चेतन प्रकृति के होते हैं, किंतु चेतना की मात्रा में क्या होता है, एटम में अंतर होता है। अब देखिए, क्योंकि इनका लक्ष्य क्या है, विविधता की व्याख्या करना है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो लेकर के आ रहे हैं। तो यहां तक आप समझ सकते हैं कि
जिस एटम की बात कर रहे हैं लाइबनिज, उस एटम का जो गुण है वो क्या है, चेतना है। क्लियर है। किंतु इन एटम में क्या होता है, चेतना की मात्रा में क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम, ये जिस एटम की बात कर रहे हैं कौन, यहां पर लाइबनिज, इन्हें हम भारतीय दर्शन में भी देख सकते हैं। भारतीय दर्शन में जब हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन, जब हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन, तो इन्हीं एटम को सांख्य दर्शन में पुरुष की संज्ञा दी गई है। इन्हीं एटम को सांख्य दर्शन में पुरुष की संज्ञा दी गई है। और जब हम पढ़ेंगे क्या जैन दर्शन, तो जैन दर्शन में इन्हीं एटम्स को जीव की, इन्हीं एटम को जैन दर्शन में जीव की संज्ञा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि लाइबनिज इन एटम को क्या कहते हैं, तो जिस प्रकार सांख्य दर्शन में इस एटम को पुरुष की संज्ञा दी जा रही है, जैन दर्शन में जीव की संज्ञा दी जा रही है, तो वही लाइबनिज अपने दर्शन में इन एटम को मोनड, या हिंदी में से कहें तो चिदड़ों की संज्ञा देते हैं। मोनड अथवा चिदड़ों की संज्ञा देते हैं। इसीलिए इनके दर्शन का नाम भी क्या है, चिदड़ोवाद या मोनडोलॉजी। क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं कि मोनड अथवा चिदड़ों क्या होता है, या लाइबनिज के अनुसार मोनड अथवा चिदड़ों क्या होते हैं। तो मोनड और चिदड़ों क्या है आपके, ये एटम्स हैं, और इन एटम्स की क्वालिटीज क्या है कि ये गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु ये मात्रात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये जिस अणुओं की बात कर रहे हैं जिनको ये मोनड की संज्ञा दे रहे हैं, इन मोनड में जो गुण होता है वो गुण क्या होता है, चेतना। मतलब कि संसार के प्रत्येक मोनड में क्या होगी, चेतना विद्यमान होगी। चेतना कैसा है, उनका अनिवार्य गुण है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो मोनड अर्थात क्या होता है, तो मोनड अर्थात क्या है आपकी ये, ठीक है, मोनड या फिर अणु ये वही है जो सांख्य दर्शन में क्या है, जिन्हें पुरुष कहा गया है, अथवा जैन दर्शन में जिन्हें क्या कहा गया है, जीव कहा गया है। और ये कैसे हैं, संसार के प्रत्येक पदार्थ, संसार का की प्रत्येक चीजें जिससे मिलकर बनी है वो क्या है आपके, वो मोनड है। क्लियर है। और इस मोनड के अंदर गुण जो होता है वो क्या है, जो अनिवार्य गुण होता है वो क्या है आपका, चेतना। केवल जो है मोनड में क्या होता है कि चेतना की मात्रा में क्या हो सकता है, ठीक, अंतर आ सकता है। लेकिन संसार के प्रत्येक मोनड या फिर अणुओं में क्या होगा, चेतना विद्यमान होगी, लेकिन चेतना की मात्रा में क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम, लाइबनिज का कहना है कि इनके जो मोनड हैं ये भौतिकी के जो अणु होते हैं, क्योंकि मोनड मतलब यहाँ पर क्या है, अणु ही है। इनको लाइबनिज अपनी भाषा में क्या कर रहे हैं, अपने दर्शन में क्या कह रहे हैं, इसको मोनड की संज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोनड होते हैं या फिर जो ये अणु हैं, ये भौतिकी के अणुओं से कैसे हैं, ये भिन्न है। क्यों, क्योंकि लाइबनिज का मानना है कि भौतिकी के अणु क्या होते हैं, वो अमूर्त होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। क्लियर है। तो भौतिकी के अणु कैसे होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह, अगर इन चीजों को किसी ने देखा है तो किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये कैसे है, ये इमेजिनरी है। क्लियर है। तो भौतिकी में जो भी अणु होते हैं जिनकी हम बात करते हैं फिजिक्स में, वो कैसे होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। किंतु यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं कौन, लाइबनिज, वो बोल रहे हैं क्या कि उनके जो मोनड है, फिर जो अणु है वो कैसे हैं, वो इमेजिनरी नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आगे व्याख्या करते हुए बताते हैं, चूंकि यहाँ पर जिस द्रव्य की वो बात कर रहे हैं कौन, स्पिनोजा, और उस द्रव्य के बारे में बता रहे हैं कौन, आपके लाइबनिज बोल रहे हैं कि ये द्रव्य भी कैसा है, ये विभिन्न अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये संसार में बहुत सारे एटम की बात करते हैं, इसीलिए लाइबनिज को क्या कहा जाता है, बहुतत्ववादी दार्शनिक कहा जाता है। बहुतत्ववादी दार्शनिक, बहुतत्ववादी दार्शनिक, क्योंकि ये बहुत सारे एटम्स की बात करते हैं अपने दर्शन में, और संसार ये बोल रहे हैं कि संसार जो है बहुत सारे एटम से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बहुतत्ववादी दार्शनिक। लेकिन चूंकि ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनका जो एटम है ये भौतिकी के अणुओं से कैसा है, ये भिन्न है, तो इन्हें भौतिकवादी, बहुतत्ववादी नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है आध्यात्मवादी, बहुतत्ववादी दार्शनिक। तो लाइबनिज कैसे हैं, आध्यात्मवादी, बहुतत्ववादी दार्शनिक हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनके अनुसार संसार बहुत सारे किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इनके अनुसार संसार बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, अतः यहाँ पर क्या हो गए, ये बहुतत्ववादी हो गए। और इनके अनुसार इनका मानना ये है कि जो एटम है
वो कैसे हैं आपके, ठीक है, वो भौतिकी के अणुओं से भिन्न है। ये भौतिकी के अणुओं के समान क्या नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। इनके अणु कैसे हैं, ठीक है, ये आध्यात्मिक हैं। क्लियर है? इसलिए इन्हें क्या कहा गया, आध्यात्मवादी बहुतत्ववादी दार्शनिक कहा गया। क्लियर है? चलिए अब फिर से हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, और टॉपिक था क्या हमारा, मोनड। तो मोनड क्या होते हैं, आपने देख लिया कि संसार का के प्रत्येक पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है बोल रहे हैं, मोनड से हुआ है बोल रहे हैं। क्लियर है? और मोनड का एक अनिवार्य गुण उन्होंने क्या बताया है, चेतना बताया है। ठीक, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं मोनड की विशेषताएं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्या, कि मोनड की विशेषताएं। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इनका मानना यह है कि जो मोनड होते हैं वो मोनड सरल होता है, निर्वयव होता है, और क्या होता है, ये अविभाज्य होता है। मोनड जो होते हैं वो सरल होते हैं, निर्वयव होते हैं, और क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। तो ये मोनड की पहली विशेषता है कि जिस मोनड की बात कर रहे हैं कौन, लाइबनिज, वो कैसे होते हैं, सरल होते हैं, निर्वयव होते हैं, और क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। दूसरी विशेषता देखते हैं। मोनड की दूसरी विशेषता है कि इनके मोनड क्या है, भौतिक नहीं है, बल्कि कैसे हैं ये इनके मोनड जो है भौतिक नहीं है, चेतन अणु है। इनके मोनड क्या नहीं है, इनके मोनड जो है वो भौतिक नहीं है, चेतन अणु है, चेतन अणु। इनके मोनड क्या है, भौतिक नहीं है, क्या है इनके मोनड, चेतन अणु है। क्लियर है? तीसरी विशेषता देखते हैं यहां पर हम। तीसरी विशेषता है इनके मोनड कैसे हैं, विस्तार रहित हैं। इनके मोनड कैसे हैं, विस्तार रहित हैं। इनके मोनड कैसे हैं, विस्तार रहित हैं। क्योंकि अगर इन्हें विस्तारित अगर माना जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनको क्या करना पड़ेगा, मोनड को विभाजित भी मानना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए क्या मानते हैं, इनका कहना यह है कि इनके मोनड कैसे हैं, विस्तार रहित हैं, इनमें विस्तार नहीं होता है। चौथा देखते हैं यहां पर हम। इनके मोनड जो है काल्पनिक ना होकर क्या है, तात्विक है। इनके मोनड जो है काल्पनिक ना होकर क्या है, तात्विक है। इनके मोनड जो है वो काल्पनिक ना होकर क्या है, तात्विक है। क्लियर है? अगला देखते हैं इसमें पांचवी विशेषता। पांचवी विशेषता इनकी होगी, इनके मोनड जो है शक्तिहीन ना होकर शक्ति युक्त है। मोनड में कैसे हैं, पावर है, शक्ति युक्त है। इनके मोनड कैसे हैं, शक्ति युक्त है। क्लियर है? तो आप विशेषताएं देख सकते हैं कि मोनड कैसे हैं, सरल, निर्वयव और अविभाज्य है। इनके मोनड कैसे हैं, चेतन अणु है, भौतिकी के अणुओं के समान नहीं है। इनके मोनड कैसे हैं, विस्तार रहित हैं। इनके मोनड क्या है, काल्पनिक नहीं है, कैसे हैं, तात्विक हैं। और मोनड कैसे हैं, शक्ति युक्त है। छठवीं विशेषता देखते हैं इनकी। छठवीं विशेषता है इनके मोनड क्या है, सक्रिय है, सक्रिय है, निष्क्रिय न होकर कैसे हैं, इनके मोनड सक्रिय हैं। इनके मोनड क्या है, सक्रिय है। इनके मोनड क्या है, सक्रिय है। तो इनके मोनड निष्क्रिय न होकर कैसे हैं, सक्रिय हैं। क्लियर है? अब सक्रिय इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इनमें पावर है। अगर पावर है तो क्या होंगे, ये सक्रिय होंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं सातवीं विशेषता। सातवीं विशेषता है इनके मोनड क्या है, विंडोवलेस है। विंडोवलेस या फिर क्या, इनके मोनड जो है गवाक्षहीन है, गवाक्षहीन। अब देखिए गवाक्षहीन का मतलब क्या होता है, गवाक्षहीन का मतलब होता है कि इनके मोनड न तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, न ही किसी से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्लियर है? तो इनके मोनड जो है आपस में क्या नहीं करते हैं, इंटरेक्शन नहीं करते एक दूसरे से, और न ही किसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ये। क्लियर है? तो ये होता है कि आपका गवाक्षहीन या फिर क्या, विंडोवलेस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसमें हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है लाइबनिज ने जो जिस मोनड की बात कर रहे हैं, जिस अणु की बात कर रहे हैं अपने दर्शन में, उसकी ये विशेषताएं हो जाएंगी। तो पहली विशेषता हो जाएगी मोनड जो होते हैं वो सरल, निर्वयव और क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। क्लियर है? चूंकि ये मोनड क्या अविभाज्य, इसलिए क्या माना गया, इसे विस्तार रहित भी माना गया है। इनके मोनड क्या है, काल्पनिक नहीं है, बल्कि क्या है, ये चेतन अणु है, ये भौतिकी के अणुओं के समान नहीं है। क्लियर है? इनके अणु कैसे हैं, इनके मोनड कैसे हैं, तात्विक हैं। क्लियर है?
मोनड जो होते हैं वो कैसे हैं, वो शक्ति युक्त हैं, और इनके मोनड क्या है, निष्क्रिय न होकर क्या है, सक्रिय हैं, और इनके मोनड जो है कैसे हैं, वो गवाक्षहीन है, विंडो फ्लैश है, अर्थात कैसे हैं, ये न तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, न ही एक दूसरे से क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम। तो गवाक्षहीन मतलब क्या हो गया कि इनके मोनड पूर्णतः क्या है, आत्मनिर्भर है, आत्म संचालित है, स्वयं संचालित है। क्लियर है? तो ये मोनड को ही क्या मानते हैं, स्वयंभू मानते हैं। क्लियर है? एक और विशेषता हम देख सकते हैं कि इनके मोनड क्या है, सजातीय है। इनके मोनड क्या है, सजातीय है। इनके मोनड क्या है, सजातीय है। अब सजातीय क्यों है, क्योंकि सभी मोनड में एक ही गुण है, वो गुण कौन सा है, चेतना का गुण। वो कौन सा गुण है, चेतना का गुण। क्योंकि सभी मोनड में जो गुण मिलेगा, जो कॉमन गुण मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा आपको, चेतना का गुण मिलेगा। इसलिए सभी मोनड क्या है आपके, ये सजातीय है। ये कौन बोलना चाह रहे हैं, लाइबनिज कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि मोनड की विशेषता क्या होगी। तो कई बार सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए क्या पूछ सकता है आपको कि लाइबनिज के दर्शन में प्रस्तुत मोनड की क्या लिखिए, विशेषता लिखिए। तो आप विशेषताएं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी, 4 मार्क्स के लिए भी। क्लियर है? कई बार पूछ सकता है कि मोनड लाइबनिज के दर्शन में प्रयुक्त या फिर प्रस्तुत किए गए मोनड से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो भी वहां पर क्या करेंगे, वहां परिभाषा लिखेंगे आप मोनड की, और उसके पश्चात आप क्या करेंगे, मोनड की विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। लाइबनिज ने मात्रा के आधार पर मोनड के भेद या फिर क्या बताए हैं, प्रकार बताए हैं। तो देखिए मात्रा के आधार पर मोनड को कितने भागों में लाइबनिज ने बांटा है। क्लियर है? तो मात्रा के आधार पर मोनड को कितने भागों में बांटा है, तो पहला है ठीक अचेतन मोनड, अचेतन मोनड। दूसरा है अवचेतन मोनड, अवचेतन मोनड। तीसरा है चेतन मोनड। चौथा है स्वचेतन मोनड, और पांचवा है पूर्ण चेतन मोनड, पूर्ण चेतन मोनड। तो आप देख सकते हैं चेतन, अवचेतन, चेतन, अचेतन, अवचेतन, चेतन, स्वचेतन और पूर्ण चेतन। तो इस प्रकार से लाइबनिज ने मोनड को क्या किया है, मात्रा के आधार पर 5 भागों में बांटा। उन्होंने बताया कि अचेतन मोनड, अवचेतन मोनड, चेतन मोनड, स्वचेतन और क्या होता है, पूर्ण चेतन मोनड। क्लियर है? अगर हम बात करें अचेतन मोनड की, तो अचेतन अर्थात इन मोनड में चेतना का अभाव नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, चेतना की अल्प मात्रा होती है। क्लियर है? या फिर क्षीण चेतना होती है। तो ऐसे मोनड जिनमें चेतना क्या होती है, अल्प होती है, या फिर क्या होती है, क्षीण चेतना होती है, अल्प होती है या फिर क्या होती है, क्षीण चेतना होती है, वो क्या कहलाते हैं, अचेतन मोनड कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए जिन वस्तुओं को हम क्या समझते हैं, निर्जीव समझते हैं। क्लियर है? जैसे कि ये मार्कर हो गया, टेबल हो गया। क्लियर है? ये चीजें क्या है, आपकी किताब हो गई। तो जिनको हम निर्जीव समझते हैं संसार में, तो वो निर्जीव नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कौन, लाइबनिज। और इनका कहना है कि इन वस्तुओं में क्या होता है, ये वस्तु जो है अचेतन मोनड से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो इनमें चेतना की मात्रा क्या होती है, अल्प या फिर क्या होती है, क्षीण होती है। इसलिए हमें क्या लगते हैं, ये निर्जीव प्रतीत होते हैं। क्लियर? तो ये निर्जीव नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कौन। क्लियर है? तो अचेतन मोनड में कौन आएंगे आपके, जिनको निर्जीव वस्तु समझते हैं, वो किसमें आएंगे आपके, वो आपके आएंगे अचेतन मोनड में। क्लियर है? अगर हम बात करें अवचेतन मोनड की, क्लियर है, अगर हम बात करें अवचेतन मोनड की, तो जिनमें अचेतन मोनड से ज्यादा क्या होती है, चेतना की मात्रा होती है। क्लियर है? जिनमें अचेतन मोनड से अधिक चेतना की मात्रा होती है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अवचेतन मोनड। जैसे कि हमारा वनस्पति जगत या पेड़ पौधे। क्लियर है? पेड़ पौधे। क्लियर है? तो पेड़ पौधे जो है कैसे हैं, जो हमारे वनस्पति जगत है वो किसमें आते हैं आपके, वो आते हैं अवचेतन मोनड में। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि इनमें चेतना की मात्रा क्या है, जिनको हम निर्जीव वस्तु समझते हैं उनसे क्या होती है, इसमें अधिक होती है। अगला है चेतन मोनड। चेतन मोनड जिनमें चेतना की मात्रा क्या होती है, ठीक है, विकसित होती है। मतलब कि ये अचेतन और अवचेतन से क्या होते हैं, विकसित, इनमें क्या होती है, चेतना की मात्रा होती है। क्लियर है? तो इसमें आते हैं कौन, जो हमारे क्या है, ठीक, एनिमल फैमिली या फिर जो जानवर है। ठीक है? जो जानवर है, क्लियर है,
वो किसमें आते हैं आपके, वो चेतन मोनड के भंडार होते हैं। क्लियर है। अगला आता है स्वचेतन। ठीक, अगला होता है क्या, स्वचेतन। तो जिनमें जो है चेतना की क्या होगी, स्पष्ट क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। ठीक, और इच्छात्मक और क्या होगा, उद्देश्य पूर्ण क्या होगा, व्यापार होगा। ठीक, तो जिनमें चेतना की क्या होगी आपको स्पष्ट, हालांकि इनमें भी क्या होगी, चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, लेकिन इच्छात्मक व उद्देश्यात्मक क्या नहीं होता है, व्यापार यहाँ पर संपन्न नहीं होता है। क्लियर है। तो जो जानवर होते हैं उनमें क्या है, आप चेतना जो है स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पर, लेकिन उनमें आप इच्छात्मक और क्या है, उद्देश्यपूर्ण व्यापार यहाँ पर क्या है, संपन्न नहीं होते। किंतु जो स्वचेतन मनन होते हैं, ठीक, इसके उदाहरण में आता है कौन, मनुष्य या फिर मानव। ठीक, तो मानव में कैसा होता है, स्पष्ट चेतना होती है और साथ में इच्छात्मक और उद्देश्यपूर्ण क्या होता है, व्यापार भी क्या होता है यहाँ पर संपन्न होता है। क्लियर है। तो आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर भी सकते हैं यहाँ पर आप। क्लियर है। तो अगला होता है कि आपका पूर्ण चेतन मोनड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण चेतन मोनड, और इसी को क्या कहा गया है, ठीक, इसी को कहा गया है परम चिदणु, या फिर इसे हम कहते हैं क्या, ईश्वर। तो लाइबनिज ने ईश्वर के लिए जिस शब्द का, जिस मोनड का प्रयोग किया, वो मोनड कौन है आपका, पूर्ण चेतन मोनड। क्लियर है। तो आप यहां देख सकते हैं कि मात्रा के आधार पर मोनड को कितने भागों में बांटा गया, अगर पूछता है तो वहां पर मात्रा के आधार पर लाइबनिज ने मोनड को 5 भागों में बांटा है। अचेतन मोनड, जिसमें क्या है, क्षीण चेतना या फिर क्या होती है, अल्प चेतना होती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, ठीक, निर्जीव जगत। क्लियर है। अवचेतन मोनड, जिनमें चेतना की मात्रा क्या होती है, अचेतन मोनड से क्या होती है, अधिक होती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, वनस्पति जगत। अगला होगा चेतन मोनड, जिनमें चेतना की स्पष्ट क्या होती है, व्यक्ति होती है, और इनमें चेतना की मात्रा अवचेतन और अचेतन से क्या होती है, पर्याप्त क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, ठीक, एनिमल फैमिलीज या फिर क्या, जो जानवर हैं वो किसमें आएंगे आपके, वो आपके आएंगे चेतन मोनड में। ठीक, अगर हम बात करें स्वचेतन मोनड की, क्लियर है, तो स्वचेतन का उदाहरण कौन है, मानव, जिनमें चेतना की स्पष्ट क्या होती है, व्यक्ति होती है, और जिनमें उद्देश्यात्मक और क्या होता है, ठीक है, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण क्या होता है, व्यापार यहाँ पर क्या होता है, संपन्न होता है। तो इसमें क्या है, उदाहरण इसका मानव। ठीक, यदि हम बात करें पूर्ण चेतन मोनड की, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे लाइबनिज ने कहा है परम चिदणु की संज्ञा दी है, या इसे क्या कहा है, ईश्वर की संज्ञा भी दी है। ठीक, तो यहाँ तक क्या था कि लाइबनिज के अनुसार जो है, लाइबनिज ने जो है मात्रा के आधार पर मोनड को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में बांटा है। ले यहाँ तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अगला है, यदि लाइबनिज का कहना है कि संसार में प्रत्येक पदार्थ जिससे मिलकर बना है वो है क्या, आपका एटम, और उस एटम को वो कह रहे हैं मोनड, और उस मोनड की जो सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो क्या है, वो है चेतना की प्रकृति। ठीक, तो इसमें चेतना क्या होती है, चेतना उसका अनिवार्य गुण है, मतलब कि संसार के प्रत्येक, मतलब संसार में कोई भी पदार्थ क्या नहीं है, निर्जीव नहीं है। क्लियर है। ये किसका कहना है, मतलब लाइबनिज के दर्शन अगर हम पढ़े अभी तक, तो हम तो यही जान पाते हैं कि लाइबनिज के अनुसार निर्जीव वस्तुओं का अस्तित्व, उनकी एग्जिस्टेंस कहां पर, इस संसार में नहीं है। क्लियर है। लेकिन हम अपने आसपास के दैनिक वातावरण में हम ये देखते हैं, क्लियर है, कि हमें क्या दिखता है, निर्जीव वस्तुएं दिखती हैं, हमें विस्तार भी क्या होता है, दिखता है। तो लाइबनिज के सामने एक प्रश्न आता है कि ये जड़, द्रव्य और विस्तार की व्याख्या कैसे करेंगे, क्योंकि जड़ वस्तुएं दिख रही हैं आपको। क्लियर है। अगर मनुष्य है, जानवर है, तो उनमें क्या है, चेतना की मात्रा दिखती है, किंतु अगर मैं बोलूं कि इस मार्कर में चेतना की मात्रा, क्लियर है, तो ये मार्कर को भी अगर चेतन कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, क्योंकि ये तो वाकई में कैसा है, निर्जीव प्रतीत हो रहा है, प्रतीत क्या, निर्जीव है ये। क्लियर है। लेकिन फिर भी लाइबनिज से क्या बोल रहे हैं कि निर्जीव प्रतीत होता है, लेकिन निर्जीव है नहीं, इसमें भी चेतना की मात्रा है, किंतु चेतना की मात्रा कैसी है, बहुत कम है। क्लियर है। तो अब सवाल उठता है कि लाइबनिज जड़ और विस्तार की व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है। तो लाइबनिज जो है, लाइबनिज के अनुसार जड़ और विस्तार की व्याख्या, लाइबनिज के अनुसार जड़ विस्तार की व्याख्या, जड़ विस्तार की व्याख्या, लाइबनिज के अनुसार जड़ विस्तार की व्याख्या। तो देखिए, लाइबनिज का कहना है कि संसार में, क्लियर है, पूरा संसार किससे मिलकर बना है, मोनड से मिलकर बना है, और मोनड जो होते हैं उनमें क्या है, चेतना का गुण जो है वो होता है, और वो अनिवार्य गुण है।
क्लियर है। लेकिन फिर भी आप जिन्हें जड़ कह रहे हैं या जो आपको विस्तारित होती हुई दिख रही है वो केवल क्या है, वो आभास मात्र है। क्लियर है। वो कह रहे हैं क्या कि ये कैसा है, ये इमेजिनेशन है आपका, ये कैसा है, ये आपका ये आभास है। अब देखिए इसके लिए बताते हैं, क्लियर है, कि मोनड में जड़ता जो है वो दो वजह से आती है। एक है आपका मूल जड़ता, ठीक है, जो जड़ता है मोनड में ये दो वजह से आती है। पहला है आपका मूल जड़ता और दूसरा है गौड़ जड़ता, ठीक है, मूल जड़ता और गौड़ जड़ता, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मूल जड़ता और गौड़ जड़ता क्या होती है। तो इनका कहना है कि ये जो मूल जड़ता है, इस मूल जड़ता के कारण मोनड में क्या आती है, निष्क्रियता आती है। इनका कहना है लाइबनिज का कि मूल जड़ता के कारण मोनड में क्या आती है, निष्क्रियता आती है। ठीक, मूल जड़ता के कारण मूल जड़ता क्या करता है, रेजिस्टेंस पावर क्या करता है, जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो मोनड होते हैं उनका विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। जिसकी वजह से उनका विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्लियर है। तो लाइबनिज का कहना है कि जो जड़ता है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है मूल जड़ता और एक होता है गौड़ जड़ता। क्लियर है। मूल जड़ता की वजह से मोनड जो होता है क्या है, उसका विकास क्या होता है, रुक जाता है। इसकी वजह से, इस जड़ता की वजह से क्या होती है, मोनड में निष्क्रियता आती है और इसी वजह से हमें क्या होता है, ठीक, इसी वजह से ये मोनड क्या होते हैं, हमें निष्क्रिय या फिर क्या निर्जीव क्या होते हैं, हमें प्रतीत होते हैं। क्लियर है। तो इनका कहना है कि जो भी संसार में जड़ वस्तुएं जो हमको दिख रही हैं, क्लियर है, वो जड़ वस्तुएं क्यों दिख रही हैं, क्योंकि उनमें क्या है, मूल जड़ता है। क्लियर है। क्योंकि उनमें क्या है, मूल जड़ता है। तो मोनड में क्या है, चेतना की मात्रा अभी भी विद्यमान है, लेकिन मूल जड़ता की वजह से, ठीक, उनका विकास क्या हो गया, रुक गया। क्लियर है। वो विकास नहीं कर पाए उसके उनके मोनड, इसलिए क्या लग रहे हैं हमको, वो ठीक जड़ के समान क्या हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। तो जड़ की व्याख्या उन्होंने कर दी। जड़ की व्याख्या कैसे किया उन्होंने कहा कि मूल जड़ता के कारण क्या हो रहा है, इसमें एक रेजिस्टेंस पावर होता है, एक प्रतिरोधक शक्ति होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जड़ता दिख रही है। दूसरा है गौड़ जड़ता। गौड़ जड़ता में ये बता रहे हैं ये विभिन्न निम्न कोटि के मोनड के समूहन की प्रवृत्ति है। विभिन्न निम्न कोटि के मोनड के समूहन, ठीक है, समूहन या फिर क्या, ग्रुपिंग। ये बता रहे हैं कि जब बहुत सारे निम्न कोटि के मोनड क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो कौन सी जड़ता आती है, गौड़ जड़ता। और जब बहुत सारे निम्न कोटि के मोनड आपस में समूह बना लेते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, विस्तार का क्या होता है, आभास होता है। ठीक है। तो लाइबनिज जड़ और विस्तार की व्याख्या किस प्रकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि जड़ता दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल जड़ता और एक होती है क्या, गौड़ जड़ता। तो मूल जड़ता में क्या हो रहा है, इनका मानना है कि मूल जड़ता की वजह से मोनड अधिकतम विकास नहीं कर पाता और उसका विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जड़ता का क्या होता है, आभास होता है। तो वही गौड़ जड़ता में बता रहे हैं वो कि ये विभिन्न निम्न कोटि के मोनड के समूहन की क्या है, ठीक, एक प्रक्रिया है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत सारे निम्न कोटि के मोनड आपस में क्या ग्रुप बना लेते हैं, मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से किसी भी चीज में विस्तार का क्या होता है, हमको आभास होता है। क्लियर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लाइबनिज के अनुसार, क्लियर है, लाइबनिज के अनुसार ये जड़ और विस्तार क्या करते हैं, नकारते हैं। ये जड़ और किसको, विस्तार को, ठीक है, ये जड़ और विस्तार को क्या करते हैं, नकारते हैं। क्लियर है। इनके अनुसार केवल क्रियाशील शक्ति संपन्न मोनड की ही क्या है, एग्जिस्टेंस है। ठीक, इनके अनुसार केवल क्रियाशील शक्ति संपन्न मोनड ही क्या होते हैं, संसार में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं की एग्जिस्टेंस है। क्लियर है। तो जड़ और विस्तार क्या कर रहे हैं, ये नकार रहे हैं। तो इस तरह से जड़ और विस्तार की व्याख्या किस प्रकार से की है, किसने, लाइबनिज ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने क्या बताया कि संसार के प्रत्येक पदार्थ क्या होते हैं, मोनड से मिलकर बने होते हैं, और इनके मोनड में जो गुण, जैसा पहले बता चुका हूं आपको मैं, चेतना का गुण क्या है,
विद्यमान होता है, ये अनिवार्य गुण है, ठीक। लेकिन ये क्या होते हैं, गुणात्मक रूप से तो समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप से क्या हो सकते हैं, ये भिन्न हो सकते हैं। क्लियर है। तो ये बता रहे हैं क्या कि जो जड़ता और जो विस्तार हमको दिखता है, इसके पीछे दो कारण है, ठीक। पहला है मूल जड़ता और दूसरा है क्या, गौण जड़ता। मूल जड़ता की वजह से क्या हो रहा है, मोनड का विकास क्या हो गया, अवरुद्ध हुआ। क्लियर है। उसमें निष्क्रियता आती है। क्लियर है। इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको ये मोनड कैसे दिख रहे हैं, ठीक, जड़ के समान प्रतीत हो रहे हैं। क्लियर है। और गौण जड़ता मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारे निम्न कोटि के मोनड जब आपस में क्या कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं, तो हमको क्या लग रहा है, ये विस्तार का आभास हो रहा है। क्लियर है। तो मतलब कि जड़ और विस्तार को क्या करते हैं, ये नकारते हैं और क्या मानते हैं कि केवल क्रियाशील शक्ति संपन्न मोनड ही क्या है, उनका अस्तित्व है संसार में, अन्यथा किसी का नहीं। ठीक है। चलिए, तो ये भी क्या हो गया, आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। कौन सा आपका, ठीक, लाइबनिज के अनुसार जड़ और विस्तार की व्याख्या। क्लियर है। अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो है, ठीक, सामंजस्यता का नियम। अब देखिए, सामंजस्यता का नियम, इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन तब भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार क्या कर रहे हैं, स्पिनोजा ने एकता की व्याख्या की और इनका लक्ष्य था लाइबनिज का विविधता की व्याख्या करना। क्लियर है। तो ये विविधता की व्याख्या करना इनके मन में ये बना चुके, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो इस प्रकार की सिद्धांत क्या है, प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन तब भी अगर उन्होंने डाइवर्सिटी की व्याख्या कर ली है, तो एकता तो कैसा है, ठीक, प्रकृति का नियम है, तो इनको एकता की भी यहाँ पर क्या करनी होगी, ठीक, व्याख्या तो करनी होगी यहाँ पर। तो देखते हैं अगले लेक्चर में देखेंगे इसको हम कि इन्होंने एकता की व्याख्या जो है किस प्रकार से की है। क्लियर है। अब वो आएगा क्या इनका, ठीक, विभिन्न मोनड के मध्य, ठीक, सामंजस्यता। क्लियर है। तो इसको हम देखेंगे कल अगले लेक्चर में। क्लियर है। चलिए, थैंक यू।